तो इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि पहिए में बॉल बेरिंग यानी कि पहिए के अंदर जो बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है वह किसके का उसका कार्य क्या होता है। तो पहिए के अंदर जो उसके स्थिति के कारण घर्षण होता है उस स्थैतिक घर्षण को स्थिति के कारण घर्षण को उसको किस में बदल देता है, उसको गतिक घर्षण में बदल देता है, गतिज घर्षण में बदल देता है, जिससे पहिए को चलने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है कि यदि एक पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा क्या हो रहा हो, तैर रहा हो, तो जब वह बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर तो उसका स्तर उतना ही रहेगा, पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, पानी का स्तर उतने का उतना ही रहेगा। अब एक प्यारा सा सवाल है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें आपका जी का मान दिया हुआ है यानी कि त्वरण एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण यानी कि जी का मान कितना दिया हुआ है, 9.8 दिया हुआ है, के साथ गिराई जाती है। और समय टी का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेकंड दिया हुआ है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद इतने मीटर के एक समान वेग के त्वरण से क्या करती जाती है, गिराई जाती है, तो उसका 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए प्यारा सा सवाल है, इसमें न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण लिया जाएगा और न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, जी है, तो जीटी कर लेंगे इसको। और नीचे की तरफ गिराया जाता है, तो जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरती है याद रखिएगा तो उसका जो जी का मान होता है वह धनात्मक होता है, और यही वस्तु जब ऊपर की ओर फेंकी जाती तो जो जी का मान रहता है वह कैसा रहता है, ऋणात्मक होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, वस्तु जहां पर नीचे की ओर गिर रही है तो त्वरण जी का मान कितना होगा, इसका धनात्मक होगा। भी का मान पूछ रहा है, यू यानी प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभ में उसका वेग कितना था, 0 था, 0 के साथ उसको गिराया गया तो ये हो जाएगा 0, और जी का मान कितना दिया हुआ है 9.8, जी का मान कितना दिया हुआ है 9.8, और इनटू टी दिया हुआ है समय, तो टी हो जाएगा समय 3, तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27 और 2 हो जाएगा 29, और एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे, 29.4 आपका हो जाएगा आंसर। तो 29.4, और जो वेग का मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मान कितना हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान यानी m का मान दिया हुआ है कितना, m का मान दिया हुआ है 100 केजी। अगर चांद पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 8/6 है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट लग रहा है कि गुरुत्व जनित त्वरण 8e/6 है, तो चांद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए चाहे ये इस पे कुछ भी हो, कितना अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि यदि द्रव्यमान इतना है तो गुरुत्व जनित त्वरण अगर इतना है, यहां पे कोई भी संख्या हो सकती है, यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है कुछ, मैं मानता हूं, तो अगर कुछ भी हो गुरुत्वीय त्वरण, तो एक बात आप याद रखिएगा कि जो इसके m का मान है ना, m का मान चाहे चंद्रमा पर नहीं, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, पृथ्वी पर नहीं, आप कहीं चले जाइए, तीनों भुवन आकाश पाताल मृत्यु लोक कहीं भी चले जाइए, m का मान हमेशा स्थिर रहता है। तो 100 केजी है तो 100 केजी ही रहेगा। गुमराह किया है प्रश्न, आपको गुमराह नहीं होना है, आपको जवाब देना है। अगले क्रम में कहता है कि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह किसके समतुल्य है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है वह वाट होता है, और वाट जो होता है ना वह किसके बराबर होता है, वह होता है किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड का क्यूब, इसी को हम कहते हैं वाट। तो इस चीज को याद रखिएगा, यह इसके बराबर होता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है कहता है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार, भारहीनता की अवस्था हो चाहे कोई भी अवस्था हो, जो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार है, जैसे अगर एक मोमबत्ती है तो ये अगर आपकी जल रही है मोमबत्ती, तो इसके ज्वाला की जो आकार है, इसका आकार कभी बदलेगा नहीं, चाहे इस मोमबत्ती का वेट 10 किलो का हो चाहे 20 किलो का हो, चाहे भारहीनता की स्थिति में हो, ज्वाला का आकार बदलेगा नहीं। अगले क्रम में प्रश्न कहता है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है। एक तेल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जल की पृष्ठ तनाव की अपेक्षा क्या होता है, अधिक। जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वह केस नली में ज्यादा ऊपर तक जाएगा, और जिसका पृष्ठ तनाव कम होगा वह केस नली में कम ऊपर तक जाएगा। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है कि किसी एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो पौधे की जड़ों से
जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। देखिए पौधे के अंदर जो जाइलम होता है ना, वह जल की मात्रा को जड़ों से क्या करता है, जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो एकमात्र किसका कारण है, यह केशिकत्व का कारण है। किसके कारण से वह जल ऊपर की ओर पौधों के विभिन्न भागों में किस प्रकार से जड़ों के माध्यम से जाता है, जल केशिकत्व के कारण जाता है। पर्ण समूह यानी कि पौधों के विभिन्न भागों तक, विभिन्न समूहों तक बढ़ता है, जाता है। तो किसके कारण जाता है, केशिकत्व के कारण जाता है। अगले क्रम में प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन चचा ने क्या किया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का, यानी कि जो कि पूरे यूनिवर्स के लिए समान है, उसे कहा जाता है सार्वभौमिक। तो न्यूटन ने उस नियमों का क्या किया, उन नियमों का प्रतिपादन किया, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का। किसी लिफ्ट में बैठे हुए एक व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो जब त्वरित गति से लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार अधिक, जब त्वरित गति से लिफ्ट नीचे आएगी तो भार कम, और जब लिफ्ट की डोरी कट जाएगी, स्वतंत्रता पूर्वक लिफ्ट नीचे की ओर गिरेगी, मुक्त अवस्था में गिरेगी, तो वहां पे उस व्यक्ति का भार कितना माना जाएगा, 0 उसको महसूस होगा, जिसे हम कहते हैं भारहीनता की स्थिति। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगले क्रम में कह रहा है कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि किसी भी पत्थर को, किसी भी पिंड को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दोस्त को अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर फेंक देते हो तो वह पृथ्वी पर दोबारा नहीं आएगा, और उस वेग को हम कहते हैं कौन सा वेग, पलायन वेग कहते हैं। अगले क्रम में जो आपका 13वां प्रश्न है, कहता है पास्कल किसकी इकाई है, तो जो दाब को मापा जाता है किसमें मापा जाता है, पास्कल में। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। देखिए ये 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गया है, तो पास्कल की इकाई क्या है, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी भी चीज का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, किसी भी चीज का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। भार बदल जाएगा, भार शून्य हो जाएगा, किंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इस चीज को याद रखिएगा। अगला है क्या आपका, कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल का बहाव, जल के बहाव की मात्रा किसमें मापी जाती है, क्यूसेक में मापी जाती है, याद रखिएगा। अगले क्रम में कह रहा है कि किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अगला है आपका कि भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कि कहां से प्राप्त होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। कोई भी पिंड पृथ्वी के जब चारों ओर घूमता है, कोई भी उपग्रह, तो वह किस कारण से घूमता है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में क्या करता है, घूमता है। वही गुरुत्वाकर्षण बल इसको गोल गोल घुमाने का कार्य करता है, इस चीज को आप याद रखिएगा हमेशा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, कहता है कि एक कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। आप कभी कुएं में पानी अगर भरे होंगे तो आप देखेंगे कि यदि कुएं के पानी के अंदर अगर बाल्टी डूबी हुई है तो वह आपको हल्की महसूस होगी, और जैसे ही वह पानी के तली से ऊपर आ जाएगी यह बाल्टी आपको भारी लगने लगेगी। वही कह रहा है कि पानी की सतह से ऊपर आने पर क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह कम होता है। अगले क्रम में क्या है कि भारहीनता होती है जब गुरुत्वाकर्षण आपका शून्य हो जाता है। जैसे भार W बराबर आपका होता है m इंटू जी, तो जब G का मान अगर शून्य हो जाएगा तो W भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी उसका भार शून्य हो जाएगा, जिसे हम भारहीनता की स्थिति कहते हैं। तो इसका गुरुत्वीय त्वरण की शून्य की स्थिति में वस्तु की क्या स्थिति होती है, भारहीनता की स्थिति होती है। अगले क्रम में प्रश्न है कि कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो स्टील दुनिया का सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है, इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग, किसी भी स्प्रिंग इत्यादि में ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, कहता है कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाता है। जब वायुमंडल का दाब कम हो जाता है ना, तो भविष्यवाणी की जाती है कि अब भयंकर क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है। तो तूफान की गणना किसके द्वारा की जाती है, वायुमंडल के दाब के द्वारा, इस चीज को याद रखिएगा। प्रश्न देखिए घुमा के भी पूछ सकता है, आपको केवल एक ही कंसेप्ट याद करके रट के नहीं रखना है। इसके अंदर जैसे देखिए दो प्रश्न, 3 प्रश्न, कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि एक तो प्रश्न ये बन गया कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाता है,
अगला कह रहा है, अगला प्रश्न कैसे आएगा कि तूफान की भविष्यवाणी किसके आधार पर की जाती है? तो किसके आधार पर की जाती है? वायुमंडल के दाब के आधार पर की जाती है। वायुमंडल के दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। सहसा कम हो जाता है तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। कई प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। क्यों? क्योंकि नमक, जब जल में नमक को घोल दिया जाता है तो उस जल का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब जल का घनत्व बढ़ जाएगा तो ज्यादा घनत्व वाली वस्तु नीचे हो जाएगी और कम घनत्व वाली वस्तु उस ज्यादा वाले घनत्व वाली वस्तु के ऊपर तैरेगी। इस चीज को याद रखिएगा। तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, इसलिए अंडा क्या करता है? तैरता है। अगले क्रम में प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़े मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या होगा? क्या करना होगा? जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी भी इस पर मंच पर क्या कर रहा है? घूम रहा है, वह अपने हाथों को बाहर की तरफ फैला दे तो हवा जो है उसको रोकेगी और उसका जो चाल है, उसका वेग है, वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न है कि 54 घंटा प्रति किलोमीटर की वेग का मान कितना होता है? 15 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम कितने का गुणा करते हैं? 5/18 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 18 तिहाई कितना होता है? आपका 54 और 5 तिहाई हो जाएगा 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न है कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर जो है कार्य का मात्रक है, याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न है कि कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का सही मान है? तो अगर 1 केजी का वस्तु है तो उस पर गुरुत्वीय बल जो लगेगा वह 9.8 न्यूटन का लगेगा, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। भाई याद रखिए कि W बराबर आपका होता है mg। G का मान आप जानते हैं 9.8, तो अगर m का मान 1 kg हो तो 1 इंटू 9.8 बराबर कितना होगा? 9.8 ही होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9.8। अगले क्रम में प्रश्न है कि दूध का मक्खन निकालने पर क्या हो जाता है? दूध का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। दूध का घनत्व मक्खन निकालने पर घट जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न है कि धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। धक्का नहीं, यहां पे कोई वो होगा, कोई बर्तन इत्यादि होगा जिसका नाम होगा। सह प्राय स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता क्या होती है? अधिक होती है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, कहता है कि चांद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि चांद्रमा यहां परमाणु का पलायन वेग जो है उनका वर्ग माध्य मूल मान से क्या है? वेग से, वर्ग माध्य मूल मान के वेग से क्या है? कम है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि चांद्रमा तक का जो पलायन वेग है वह अत्यंत कम है। गैसों का पलायन वेग, गैसों का जो नॉर्मल गैसों का जो वेग है वह पलायन वेग की तुलना में ज्यादा है, इसलिए गैसें क्या कर जाती हैं? चांद्रमा पर से पलायन कर जाती हैं। इसको अगले पिछले वीडियो में हमने लॉजिक के साथ एकदम समझाया हुआ था। एक कार की गति 36 किमी प्रति घंटा है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। हमने बताया कि 36 किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, तो 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा उत्तर। अगले क्रम में कि किसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर नहीं होती है? तो बल की इकाई न्यूटन प्रति मीटर नहीं होती है। ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन से चूज कर लेंगे आप। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी से क्या करता है? दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति की जड़ता उसको ज्यादा दूर तक तय करने में। देखिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम है ना कि जो वस्तु गति करती होती है वह गति करते ही रहना चाहती है, और कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुके हुए ही रहना चाहती है। तो जब वह छलांग लगाते हुए आएगा ना तो उसकी जो जड़ता है वह दौड़ता हुआ ही चाहेगा, वह मतलब आगे बढ़ता ही रहना चाहेगा, जिस कारण वह ज्यादा दूरी तक क्या करेगा? छलांग लगा सकेगा। न्यूटन के पहले का नियम का उदाहरण है। अगले क्रम में प्रश्न है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि समान ऊंचाई है तो उस पर लगने वाले जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वह क्या है? समान है, इसलिए समान समय में दोनों पत्थर पहुंचते हैं। आप कभी पत्थर को गिरा करके आजमा लेना। अगले क्रम में प्रश्न है कि किस द्रव का घनत्व सबसे कम होगा? तो जो पेट्रोल है और भी तुलना में देखा जाए तो पेट्रोल का घनत्व क्या होगा? सबसे कम होगा। अगले क्रम में प्रश्न है कि कोणीय संवेग तथा रेखीय संवेग के अनुपात की जो बीमा होती है वह क्या होती है? m0 LT0, यानी कि केवल उसकी बीमा कितनी होती है? L होती है, याद रखिएगा। इसलिए m0
T0 और साथ में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अगले क्रम में प्रश्न है कि बर्नौली प्रमेय आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। अगले क्रम में प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, क्योंकि उसके पृष्ठ तनाव के कारण वह क्या करती है, तैरती है। अगला है कि ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकत्व अभिक्रिया की परिघटना, उसमें शामिल है, केशिकत्व को भी हमने समझाया है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है कि एक गेंद को क्षैतिज किस कोण से फेंकने पर यह अधिकतम दूरी तय करेगा, तो यह अगर किसी भी 450 नहीं, यदि इसे 45 डिग्री 45 अंश के कोण पर अगर फेंका जाए तो सबसे ज्यादा दूर पर प्रक्षेपित होगा। इसे अगर जैसे कोई पत्थर को फेंक रहे हैं हम, तो उसे अगर 45 डिग्री के कोण पे फेंकते हैं तो सबसे अधिक दूरी तय करता हुआ गिरेगा। इसके अलावा इससे कम या अधिक कोण पर फेंकेंगे तो वह इसके पहले ही आकर के गिर जाएगा। सबसे ज्यादा दूरी वह 45 डिग्री पर ही करेगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, कहता है एंगस्ट्रॉम किसको मापता है, तो एंगस्ट्रॉम किसको मापता है, तरंग दैर्ध्य को मापता है। अगले क्रम में आपका कहता है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाया जाए तो वह घड़ी कैसी पड़ जाएगी, सुस्त पड़ जाएगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान वह उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सा बल क्षयकारी है, तो जो घर्षण बल है वह क्षयकारी है। घर्षण बल कैसा है, क्षयकारी है, याद रखिएगा। कौन सा बल आभासी बल है, तो अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्रीय बल जो है यह वास्तव में कोई बल नहीं है बल्कि एक आभासी बल है, इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्रम में कह रहा है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए, किस कोण से फेंका जाए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे, तो अभी हमने बताया कितने कोण पर, 45 अंश के कोण पर अगर उसको फेंका जाएगा तो अधिक दूरी तय करेगी। उबले अंडे का एक उबले अंडे में कितने कैलोरी उस ऊर्जा होती है, तो 77 कैलोरी एक उबले अंडे में ऊर्जा होती है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है कि जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो यह कथन सही है, सूरज हमारे पीछे रहता है और हमें बारिश की बूंदों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण हमें इंद्रधनुष दिखता है, इस चीज को याद रखिएगा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग कितना होता है, न्यूनतम पलायन वेग 11 नहीं बल्कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इस तरह से आपके 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न खत्म होते हैं, जिसका डिस्कशन हमने इस वीडियो के अंतर्गत किया। अगर इसी तरह की वीडियो आप पाना चाहते हैं, इसी तरह की तैयारी रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।